दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो जोखिम में पॉपुलेशन है, लेकिन पॉल्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकारों की जो कार्रवाई है वो लीपा पोती की ज़्यादा नज़र आती है। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन तो जाता है, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे पर सरकारों की जो गंभीरता नज़र आनी चाहिए वो गंभीरता नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर ऐसा लगता है कि दिखावे की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। यमुना की नदी की सफाई की बात हो या फिर हवा में दिवाली के बाद जो प्रदूषण, जो जहर घुल गया, उसके बाद किस तरीके से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तो चलता है, लेकिन क्या काम हो रहा है इसकी जानकारी कम ही समाचारों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच पाती है। या फिर वो लोग जिन्हें भारत के नागरिकों की जान की चिंता है उन तक पहुंच पाती है, या फिर वो लोग जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर सूचनाएं ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन तक भी ये जो समाचार है किसी भी समाधान को लेकर नहीं आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे स्ट्रेट टॉक के जो कुछ अहम तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं, पहले उनको अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद कोशिश करते हैं कि आज इस बेहद ही गंभीर विषय पर कुछ ठोस बातें हों जो कि आप दर्शकों तक भारत की उस सच्चाई को ला सकें जो भारत की हवा में तो है, लेकिन लोगों के आंखों के सामने शायद नहीं आ पा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ज़रा गौर करिए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सालों का आंकड़ा है, ये एक दशक का आंकड़ा है। ये कांस्टेंट जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली के नाम पर है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली से भी अधिक प्रदूषण कहीं रिकॉर्ड हुआ है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ दिल्ली से भी अधिक हवा में प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली के बाद के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि लखनऊ सबसे प्रदूषित शहर भारत का ये सामने आ चुका है। हवा पानी का प्रदूषण, पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाए जाते रहते हैं। कंट्रोल पाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश का इंतज़ाम किया जा रहा है। हालांकि क्लाउड सीडिंग के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल होगा, कोई स्टडी है कि इसके अगर अधिक इस्तेमाल की बात हो रही है तो फिर वो केमिकल जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसका मानव सेहत और खास करके एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन ने करोड़ों लोगों को रोगी तो बनाया ही है, और साथ ही साथ लगभग 3 से 4 सालों का जो एक जीवन क्षय है, जो जीवन काल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसमें भी कटौती करती है। यानी भारत के जो नागरिक हैं वो प्रदूषण की वजह से अब उनकी कम उम्र में ही मौत हो रही है, और गंभीर बीमारियों का तो बुजुर्ग और बच्चे सामना कर ही रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत चक लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लंबे समय से डाउन टू अर्थ, जो कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है, उससे जुड़े रहे हैं और अभी भी लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में उसकी चिंताओं से संबंधित उनका एक गहरा काम भी है, अनुभव भी है और एक्सपीरियंस भी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार जी अजीत सर, जो बातें हम हर साल करते हैं, दिल्ली में पटाखे जलाए जाएं, पटाखे नहीं जलाए जाएं, ग्रीन क्रैकर्स की इजाज़त दे दी जाती है, और उसके बाद अभी जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल सीडिंग के ज़रिए बारिश करवाई जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं प्रदूषण के ज़रिए, जो कि श्वास के ज़रिए अंदर पहुंच जाते हैं मानव शरीर में, उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन वो मैं अगले चरण पर जाऊंगी। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फिलहाल भारत में प्रदूषण का जो हाल है, जो अवस्था है, वो कितनी भयावह है। जी भयानक तो है, बिकॉज छोटी सी बात यह है कि अगर AQI आप विदेश की किसी भी शहर से कंपेयर करें, किसी भी इंडियन सिटी का AQI, जी तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप टोरंटो का AQI ले लें फॉर एग्जांपल कनाडा में, तो वो 21 या 22 होगा और यहाँ पे 422 होगा। तो आप खुद देख लीजिए कि कितना फर्क है। अच्छा, दूसरी चीज, हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसका एक सोर्स नहीं, जी काफी सोर्सेज, वेहिकुलर एमिशंस हैं, फायर क्रैकर्स हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, और एक और चीज है जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं टोटली, जिसके कोई जिक्र भी नहीं करता, वो है डस्ट पार्टिकल्स। जी
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सड़कें तो पक्की हैं मगर हमारा फुटपाथ कच्चा है, उससे धूल उड़ के आती है सड़क पे, जब गाड़ी के टायर दौड़ते हैं सड़कों पे तो वो डस्ट एमिशन भी फेंकते हम्म। हैं। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए, जो इस समय हमारे पास नहीं है। अगर हम मान लीजिए हम व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं जी। तो हम फुटपाथ पे नहीं फोकस कर रहे हैं। अगर हम फायर क्रैकर्स के बारे में की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग उसमें धार्मिक हम्म। सेंटिमेंट्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बीच में ले आते हैं। आपने फायर क्रैकर की बात कही तो थोड़ा सा मैं इसी पर अपने दर्शकों तक ज़रूर आपके माध्यम से वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि फायर क्रैकर्स, घूम फिर कर जो मसला फायर क्रैकर आतिशबाजी का आ जाता है, क्या सबसे बड़ा जो यही एक कारक है जो हवा को जहरीला बनाता है? इसलिए पहली जो कोशिश होनी चाहिए, जो पहला बड़ा समाधान होना चाहिए, वो कंप्लीट बैन करना चाहिए क्रैकर्स को। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छी चीज हो जाएगी कि आप कंप्लीट बैन कर दीजिए, आप लेजर शो कराइए उसकी जगह। लेजर शो नॉन पोल्यूटिंग होगा। मगर ऐसा कहना कि ग्रीन फायर क्रैकर इज लेस पोल्यूटिंग या और नॉन ग्रीन फायर क्रैकर इज मोर पोल्यूटिंग, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फायर क्रैकर में होता है गन पाउडर। गन पाउडर बेस्ड अगर आप फायर क्रैकर यूज कर रहे हो जी। तो उसमें सारे केमिकल्स निकलेंगे, सल्फर भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, PM10 PM2.5 भी होगा, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी होंगे। सारे पोल्यूशन के जो चीजें हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, दे विल ऑल बी देयर। हम्म। तो पहली तो ये कोशिश होनी चाहिए थी सरकारों की कि एक कंप्लीट बैन आतिशबाजी पर होना चाहिए, क्रैकर्स पर होना चाहिए, जो दिखता नहीं है बल्कि ये क्लेम किया जाता है, उसको हिंदुत्व से जोड़ा जाता है। आप इसके पीछे थोड़ा सा मुझे जानकारी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी कि ये जो ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी गई, इसके पीछे आप किस तरह की मंशा या फिर नीयत को देखते हैं? क्योंकि बात तो भाई अपने लोगों की, अपने नागरिकों की सेहत की हो रही थी, लेकिन फिर हो जाता है कि आप ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दे, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले ली गई। तो सबसे पहले इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि ग्रीन क्रैकर है क्या एग्जैक्ट। जी। इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि ऐसी कोई फायर क्रैकर है जिससे पोल्यूशन नहीं होता है और जिससे सेहत को, इंसान की, जानवरों की और पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, वही जी। ग्रीन क्रैकर उसको क्लासिफाई करना चाहिए। जी। जी। चाहे आप, देखिए छोटी सी बात है, मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा शराब पीने से। हम्म। ये कहना कि अगर आप थोड़ी कम शराब पियेंगे तो आपको कम नुकसान होगा और ज्यादा शराब पियेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, ये गलत है। हम्म। क्योंकि आप कितनी भी क्वांटिटी में आप कम से कम लें, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। क्योंकि जब कोई भी केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन से जाए, चाहे हम्म। फायर क्रैकर से जाए, चाहे गाड़ी के एग्जॉस्ट से जाए, हम्म। वो इनर्ट नहीं होगा, वो आपको डैमेज करेगा, आपकी लाइफ स्पैन कम करेगा, आपको उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, हम्म। कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो ये पहले जरूरी है कि साइंटिस्ट, जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है हिंदुस्तान की, वो पहले बैठ के ये तो डिफाइन करे कि ग्रीन होता क्या है। हम्म। ग्रीन इज का देयर मतलब ये एनी थोड़ी कि आज स्टडी मैं सर? लाल कलर की कमीज पहने हूं और कल मैं हरी कमीज पहन लूं तो मेरा नेचर बदल जाएगा। जी सर, ऐसा कोई स्टडी भारत में हुआ है या फिर ऐसा कोई काम हो रहा है जो क्रैकर्स स्पेसिफिक जो है वो चिंताओं को गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में वहाँ पर कंसीडर किया जाता है? ऐसी कोई जानकारी या फिर ऐसा कोई कार्य जो हो रहा है भारत में? नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड्स बना दी जाता है कि अगर इससे कम कोई चीज एमिशंस करेगी या इससे कम कोई चीज पोल्यूट करेगी तो उसको हम ग्रीन क्लासिफाई कर देंगे कि ग्रीन। हम्म। बट वो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई है कि उससे कोई ऐसा फायर क्रैकर बनाया गया है हम्म। या ऐसी कोई रिसर्च हुई है, ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ है कि कोई ऐसा फायर क्रैकर बनाया गया है जो धूम धमाका लाइट सब दिखाए आपको और कोई पोल्यूशन। बिल्कुल। तो एक छोटे ग्रीन से का डेफिनेशन बहुत जरूरी है कि ग्रीन एक्चुअली है क्या। ग्रीन शुड बी 100% सेफ, अदरवाइज इट इज नॉट ग्रीन।
बिल्कुल, और ख़ास करके दिल्ली और दिल्ली से सटे शहरों में जिस तरीके का प्रदूषण है, क्या इसमें ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट भी जो है इंट्रोड्यूस कराया जाना चाहिए था? जब बात बुज़ुर्गों और ख़ास करके बच्चों, जो छोटे-छोटे बच्चे, उनको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ, गंभीर किस्म की समस्याएँ हो रही हैं, और ये आंकड़े बताते हैं किस तरीके से दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है उसमें कितना जो एक भयंकर गिरावट देखने को मिला है। जो खास करके 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जहरीली हवा की वजह से। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ अजीत चक जुड़े हुए हैं लखनऊ से। वरिष्ठ पत्रकार, लंबा अनुभव है उनका, खास करके पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उस पर उनके कार्य का एक गहरा और बहुत ही गंभीर अनुभव भी है। अजीत सर, मैं समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि ग्रीन क्रैकर्स इस तरह का कुछ भी नहीं है जो कि जानलेवा नहीं है और इसमें जो है प्रदूषण को कोई नुकसान इससे नहीं पहुँचता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। ग्रीन क्रैकर का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में कहीं ना कहीं भ्रम जैसा या फिर छलावा है उन लोगों के लिए जो इस कहते हैं कि आतिशबाजी जो है उसको धर्म से जोड़ा जाए। मैं आगे के, अब जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, बल्कि आ चुका है, दस्तक दे चुकी है सर्दियां। लखनऊ में जिस तरीके से रिकॉर्ड प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया, दिल्ली से भी अधिक, क्या दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली से आगे निकल गया लखनऊ प्रदूषण के मामले में क्योंकि वहाँ किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है, या फिर वहाँ वो पॉलिटिकल जो है डिस्कोर्स में शामिल नहीं हो सका है, जबकि दिल्ली में ये हो चुका है। दिल्ली में प्रदूषण जो है चुनावी मुद्दा भी बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो सवालों के घेरे में है ही। लेकिन थोड़ा सा हटके मैं लखनऊ के बारे में भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, और अगर यहाँ पे भी रिकॉर्ड प्रदूषण है तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं? बेसिक वजह यह है कि अवेयरनेस लखनऊ में कम है एज कंपेयर टू दिल्ली। जी। पोल्यूशन का रियलाइजेशन है कि पोल्यूशन है, हवा बहुत खराब हो चुकी है, वायु बहुत खराब हो चुकी है, पटाखे इतने नहीं होने चाहिए, मगर उसपे सेहत पे क्या असर होगा, आपकी हेल्थ पे क्या असर होगा, ये लिंकेज, ये कॉन्सेप्ट अभी काफी क्लियर नहीं है जनता। दूसरी चीज ये है कि फिर कंप्लायंस का इशू है। अगर कोर्ट कह रहा है कि 10 बजे के बाद आप पटाखे ना जलाएं, तो ऐसा नहीं हुआ है। मतलब हमको 10 बजे के बाद भी आवाजें सुनने को आए कि कहीं बम दग रहा है तो कहीं रॉकेट उड़ रहा है। तो कंप्लायंस का भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि देखिए, फायर क्रैकर्स बाय इटसेल्फ आर नॉट सो डेंजरस। फायर क्रैकर्स में ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमने एक बॉम्ब, एक रॉकेट दाग लिया और 4-5 पटाखे दाग लिए और 1-2 अनार दाग लिए और मामला खत्म हो गया। जब हम अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करते हैं उसका जस्ट टू शो ऑफ, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। अगर हम पता लगा 10, 15, 20 हजार रुपए के पटाखे दाग रहे हैं और दूसरा 500 रुपए के पटाखे दाग रहा है, तो ही इज डेफिनेटली पोल्यूटिंग लेस। तो एक वो जो हमारे वहां शो ऑफ करने की टेंडेंसी है, क्योंकि लखनऊ है सडनली बिकम अ रिच सिटी, इट हैज बिकम अ वानाबी सिटी। तो अब यहाँ लोग शो ऑफ भी करना चाहते हैं कि हमने इतने हजार रुपए या इतने लाख रुपए के पटाखे दाग दिए, तो उससे भी असर पड़ेगा लोकल एनवायरनमेंट पे। और डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, यहाँ पॉपुलेशन लेवल काफी हाई है। यूपी को अगर आप हिंदुस्तान से बाहर निकाल दें, इंडिया से बाहर निकाल दें, तो आपका पॉपुलेशन 25 करोड़ 30 करोड़ कम हो सकता है। See, it is not like a sparsely populated state like पंजाब की 3-4 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो इतना लार्ज लेवल ऑफ पॉपुलेशन है लखनऊ में, डेंसली पॉपुलेटेड है, उस पे पीपल हैव बिकम एफ्लुएंट, लोग रईस हो गए हैं, नाउ दे वांट टू शो ऑफ। तो उसका नतीजा ये है कि इतने ज्यादा पटाखे दागे गए हैं कि उसका असर पड़ेगा। फिर कुछ लोकल चीजें भी हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका लैंड लॉक्ड है, इट इज नॉट लाइक बैंगलोर या चेन्नई या इट इज नॉट नेक्स्ट टू द सी या बॉम्बे की तरह कि वहां से सी ब्रीज ने सारी पोल्यूशन गायब कर दी आपकी। तो वो सारा वो एरिया में इट बिकम्स लैंडलॉक्ड, दैट एंटायर पोल्यूशन रिमेन्स विद इन दैट एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका भी असर होता है।
जी सर, आप कह रहे हैं लैंडलॉक सिचुएशन भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को जो है कम करने में इस समस्याएं आती हैं। क्या यही वजह आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत की जब हम अवस्था देखते हैं और दक्षिण भारत की जब स्थिति देखते हैं प्रदूषण से संबंधित, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क हम देख पाते हैं, लेकिन फिर बात जी आ जाती है कि बिल्कुल। चेन्नई में भी प्रदूषण एक जो है वो गंभीर अवस्था में है, फिर हम देखते हैं कि बेंगलोर में भी जो है वो प्रदूषण है वो गंभीर अवस्था में। क्या ये इस बात का संकेत है कि भारत में जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण हुआ है, वो क्योंकि व्यवस्थागत तरीके से नहीं हुआ है और उस तरीके से प्लान नहीं किया गया जिससे कि हम अपने नागरिकों की जो जिंदगी है उसको स्वस्थवर्धक बनाए रखें, उसको सेहतमंद बनाए रखें, और यही वजह है कि शहरों में प्रदूषण जो है वो एक बहुत बड़ी गंभीर और विकराल समस्या का रूप ले चुकी है। देखिए शहर में और फिर गांव में जब आप कंपेयर करोगे या छोटे शहर को बड़े शहर से कंपेयर करोगे, हम्म तो ये जितनी बातें आपने कही हैं बिल्कुल सही हैं। हम्म। एक तो लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फोरसाइट, बट अगेन बेसिक इशू आ जाता है ना कि जो छोटा शहर है वहाँ लोग इतना ज्यादा फायर क्रैकर्स नहीं यूज करेंगे, इतनी ज्यादा व्हीकल्स नहीं होंगी, हम्म। इतनी ज्यादा वहाँ पे सोर्सेज ऑफ एमिशन नहीं होंगे, चाहे वो मतलब फैक्ट्रीज हो। डोमेस्टिक फायर हो, किचन जी। फायर हो, हम्म रेस्टोरेंट्स हो, हम्म मतलब इंडस्ट्री हो, इतना ज्यादा नहीं होगा वहाँ। हम्म। जी। मैं ये जो मेरे पास लिस्ट है लखनऊ 1317, ये 21 अक्टूबर का ये डेटा है जी AQI का ये जो लेवल है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई अलार्मिंग ये जो सिचुएशन आई, आपने वहाँ की जो प्रशासनिक एजेंसियां हैं, सरकारें हैं, या फिर इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, इस अलार्मिंग सिचुएशन पे किसी तरह का एक्शन लेते हुए या फिर कुछ गंभीर जो है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हुए देखा? देखिए एक्शन हैज टू बी प्रिएम्प्टिव, नॉट आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोल्यूशन। जी। तो पोल्यूशन में ये है कि बिफोर एयर पोल्यूशन लेवल्स बिल्ड अप, एक्शन हैज टू बी प्रिएम्प्टिव। ठीक अब है। पहली चीज तो ये थी कि दे शुड हैव बीन लिमिटेड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स। हम्म हर आदमी को आप कोटा फिक्स कर देते हैं हर आदमी का कि भैया रैशेड सेल होगा फायर क्रैकर्स का, ग्रीन क्रैकर्स होंगे ठीक है, हम्म। मगर उसमें भी आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, जी। तो उसका एक असर पड़ता। हम्म दूसरी चीज, हम्म 10 बजे का अगर आपके पास टाइम था कि 10 बजे रात को फायर क्रैकर्स खत्म हो जाने हैं, हम्म तो फिर आपकी एजेंसीज, एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी, आपकी पुलिस और फायर ब्रिगेड कहाँ थी? हम्म आप न्यू जर्सी का एक वीडियो इस समय दर्शाया जा रहा है सबको, इंडियन कम्युनिटी न्यू जर्सी में फायर क्रैकर सेलिब्रेट कर रही थी एक डेजिग्नेटेड परमिटेड स्पॉट पे, जी। और उनको परमिशन था 10 बजे तक वहां सेलिब्रेट करने का। 10 बज गए, उसके बाद भी वो सेलिब्रेशन कैरी ऑन कर रहे थे, तो फायर ब्रिगेड और पुलिस आ गई और उन्होंने वाटर कैनन से सारे फायर क्रैकर्स को हम्म। खत्म कर दिया 2 मिनट, मैंने देखी है और वो वहां वीडियो। उनने अपना जी सफाई करके सारा हटा दिया। जी जी तो जी। इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस के इश्यूज भी हैं। हम्म। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कहाँ ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से भारत के लोगों को जहरीली हवा वो सांस के रूप में जिंदा रहने के लिए मजबूरी बन गई है, वही सांस के रूप में इनहेल करना पड़ रहा है? और क्या गंभीर बातें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं जो होना चाहिए था, जो आम लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है और वो जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर है? देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अगर आपको कोई भी चेंज लाना है तो सबसे पहले आप अपने स्कूल्स में और सबसे पहले आपका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है हम्म। उसमें बच्चों को कन्विंस कीजिए कि बेटा फायर क्रैकर इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए खराब है। तो ठीक है। कल को जब उसके पापा मम्मी उसके लिए लाएंगे फायर क्रैकर खरीद के और हम्म कहेंगे बेटा इसको दागो या इसको इस्तेमाल करो, तो वो कहेगा देखिए पापा हमको तो स्कूल में बताया गया कि ये हमारी सेहत के लिए खराब है। हम्म वहां से एक वो होगा, प्रोसेस चालू होगा कि हम्म सोसाइटी का एक नजरिया बदलेगा। इसमें मेन चीज ये है कि हम्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल हम्म। टू क्रिएट देयर ओन डिफेंसेस जी। अगेंस्ट एयर पोल्यूशन।
बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ़ स्कूली स्तर पर क्यों? जैसे सिविल सोसाइटीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, फायर ब्रिगेड हमारे पास ऐसी एजेंसी है, हमारे पास ऐसी जो फोर्सेज़ हैं, जो ये काम कर सकती हैं, जो कानून व्यवस्था के साथ-साथ बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन में भी जुड़ी रहती हैं। हम देखते हैं ऐसे कार्यक्रम जो है, कैंप्स लगाए जाते हैं, पर कोई भी कैंप ऐसा अभी तक सामने नहीं आ सका है। बहुत अफ़सोस की बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक है उसमें भारत कहीं भी आसपास नज़र नहीं आता, बल्कि उससे बहुत दूर खड़ा हुआ नज़र आता है। इसके बावजूद ऐसा कोई कैंपेन या फिर कोई जो वर्कशॉप जो है वो नज़र नहीं आती। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी, उसके बाद जब लौटेंगे तो इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि बात सिर्फ भारत के बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब भारत के मेट्रो सिटीज़ से चलकर ये जो प्रदूषण है वो असम, मेघालय जैसे इलाकों में भी, जो कि सघन जंगल वाले इलाके हैं, क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, रिकॉर्ड प्रदूषण जो है देखा जा रहा है, जो अपने आप में इस प्रदूषण के स्तर को ऐसा दर्शा रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर सरकारें नहीं जागी तो बहुत ही गंभीर बीमारियों को न्योता दिया जा सकता है, ये अंदेशा जताया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ अजीत चक लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण की चिंताओं को करीब से समझते और देखते आ रहे हैं, एक लंबा कार्य अनुभव भी है। अजीत से समझना चाहती हूँ कि असम और मेघालय जैसे अगर जगहों पर प्रदूषण का एक रिकॉर्ड और ख़तरनाक स्तर सामने आता है, तो फिर क्या भारत का ये जो प्रदूषण है इसने लगभग सभी क्षेत्रों को जो है अपनी जद में ले लिया है? सिर्फ बात दिल्ली की करें, इससे अब काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसने तो लगता है कि अब सुदूर सघन जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जी, एयर पोल्यूशन बाय इट्स नेचर विल स्प्रेड। वो तो क्योंकि हवा में है वो फैलेगा जी। तो उसको आपको रोकने के लिए मतलब मेन चीज है ना कि माइंडसेट आदमी का बदलना है, कि आदमी अपनी सोशल फेंसिंग खुद करे, खुद अपने डिफेंसेस तैयार। सरकार की इसमें एक हद तक हो सकती है, मगर सरकार देखिए और चीजों से जूझ रही है। सरकार क्राइम से जूझ रही है, सरकार मर्डर से जूझ रही है, सरकार फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जूझ रही है। प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि एयर पोल्यूशन की जो पर सर प्रायोरिटी है फिर वो मैं बहुत आपको कम थोड़ा सा रोक रही हूँ यहाँ। तो सरकार, ऐसा लगता है सरकार से जुड़े हुए लोग वो इंस्पायर करते हैं कि आप क्रैकर्स जलाइए, क्योंकि ये तो दीपावली से जुड़ा हुआ एक जश्न है, तो यहाँ तो सरकार अपना माइंडसेट का इशू है। वो भी एक माइंडसेट का इशू है। ये माइंडसेट बदलना है। हमको सीखना चाहिए ना। देखिए ऐसा है कि पहले दशहरा जो होता था, दशहरे में रावण की एफिजी जो है हर पार्क में एक रावण की एफिजी जलती थी, एक रावण का पुतला जलता था। इसी सरकार ने उस पर लिमिटेशंस प्लेस किए, डेजिग्नेटेड पार्क्स किए कि लिमिटेड नंबर ऑफ एफिजीज जलेंगी। जी। लाजपत नगर दिल्ली में मैं रहता था 1990 में, तो हर पार्क में लाजपत नगर दिल्ली के एक रावण जलता था। आज नहीं जलता। तो क्यों नहीं फायर क्रैकर्स के डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हो सकते हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ आतिशबाजी देखिए। आरडब्ल्यूए करेगा, आरडब्ल्यूए आतिशबाजी करेगा। इंडिविजुअल को हम फायर क्रैकर नहीं खरीदने देंगे। बेसिकली आपको फायर क्रैकर्स की रैशनिंग करनी पड़ेगी। फायर आप एक मतलब ब्लैंकेट बैन आप सजेस्ट कर रहे हैं कि फायर क्रैकर्स कम से कम सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि एक ब्लैंकेट बैन जो है वो फायर क्रैकर्स पर कर दिया जाए, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाके में ही और अंडर सम लीडरशिप ही क्रैकर्स को जलाने की परमिशन रहेगी। हाँ, आरडब्ल्यू क्यों नहीं, लेट द आरडब्ल्यू रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक पार्क चूज कर ले अपनी कॉलोनी में या अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, उसमें कहे यहाँ आधे घंटे फायरवर्क्स होंगे बस जी, और ये फायरवर्क्स हो, आप आइए उसको अटेंड कीजिए। वहां पूरा एक सेलिब्रेशन का माहौल बना लें, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लें कि लोगों को अच्छा लगे वहां जाना। अजीत सर एक बात और चीज होगा, एयर पोल्यूशन के साथ साथ हम एक्सीडेंट्स भी, फायर एक्सीडेंट्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, वो भी प्रिवेंट करेंगे।
बिल्कुल। जब स्मोक की बात आती है कि जब धुआं उठता है तो भारत सरकार ने ये किया है, भारत की राज्य सरकारों ने किया है, भारत की केंद्र सरकार ने ऐसा किया है सेहत को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बैन कर दी गई और उसके लिए जी फाइन जो है इम्पोज कर दिया गया। क्या ऐसा ही कुछ कड़ा फैसला सरकारों को लेना चाहिए कि इस तरह के स्मोकिंग और या फिर इस तरह के फायर क्रैकर्स के लिए किसी किस्म का फाइन जो है ये इम्पोज किया जाना चाहिए, इस तरह के कड़े फैसले लिए जाने चाहिए? ऐसे फैसले ऑलरेडी विदेश में लिए गए हैं। हम्म। वो न्यू ईयर्स पे फायर क्रैकर्स यूज करते हैं, उनका 4 जुलाई पे अमेरिका में फायर क्रैकर्स यूज किए जाते हैं, जी। मगर उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हम्म। उसके साथ फाइन्स भी हैं। हम्म। अगर आपने अपनी जो उनने आपको जो राइट्स दी हैं, अगर आपने मान लीजिए टाइम एक्सटेंड कर दिया या आपने कहीं गलत जगह पे फायर क्रैकर चला दिया जी। तो उसके ऊपर फाइन भी है। कनाडा में ब्रैम्पटन में आई थिंक $1 लाख का फाइन फॉर इलीगल यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। हम्म। तो if these fines are imposed हम्म। and the fines have to be realized also, ये नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं तो हमने 11 बजे रात को या 12 बजे रात को फायर क्रैकर्स चलाया, वो पुलिस वाला बेचारा आया हमको सलूट करके चला गया कि अरे सर ये नहीं होना चाहिए था। I should be fined, nobody should be above the law, only then हम्म। can you get results। बिल्कुल। अब मैं उस तो सवाल एक पर तो आती हूँ। लॉ जी। बनाना एक चीज है, एनफोर्समेंट एजेंसी को भी सक्रिय होना पड़ता बिल्कुल, जो कि भारत में नज़र नहीं आती। जब हम विकसित देशों से तुलना करें भारत की प्रदूषण के है। जी संदर्भ में, तो सर मैं समझना चाहती हूँ कि अब ये जो बातें हो रही हैं कि दिल्ली में आर्टिफिशियल सीडिंग होगी, क्लाउड सीडिंग होगी, उसके बाद बारिश करवाई जाएगी और उससे काफ़ी कंट्रोल हवा में जो प्रदूषण है उस पर लगाया जा सकेगा। इज़ इट द राइट डिसीजन? क्या ये सही तरीका है? देखिए पोल्यूशन तो कम हो जाएगा बारिश से। फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब ये कितना जो है इसको माने कि हाँ ये किसी किस्म का जो चेंज लाएगा, 24 या घंटे फिर के लिए, 2 घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए कम हो जाएगा। 24 देखिए घंटे के ऐसा है लिए? कि जी। जो आपका लेवल है एयर पोल्यूशन का, जब पानी गिरेगा तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू एसिड रेन, और ठीक है। एसिड रेन आपकी सड़कों पे गिर जाएगी, ड्रेन से बह के चली जाएगी, मगर दूसरे दिन फिर वही एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी जो एयर पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं। हम्म। तो फिर से आपका एयर पोल्यूशन बढ़ के आ जाएगा, तो फिर आप क्लाउड सीडिंग करो, फिर पानी गिराओ। सो मैं अपनी स्टडी के दौरान ये जो सोडियम क्लोराइड है जिसका इस्तेमाल होगा क्लाउड सीडिंग के लिए, ये किस तरह का केमिकल है? और सोडियम अगर इस क्लोराइड मतलब NaCl ना, ये तो कॉमन सॉल्ट है, नमक है। ठीक है। सो अगर ये केमिकल तो है, इसे क्या नेचुरल वो माना जा सकता है? दिस इज केमिकल। हाँ इट इज अ केमिकल, बट वो तो हम लोग नमक तो खाते भी हैं ना हम लोग, हम्म। अगर उसी सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। जिससे क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है। हाँ NaCl, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट काइंड ऑफ सोडियम क्लोराइड दे आर प्लानिंग टू यूज देयर, बट सोडियम क्लोराइड इज पार्ट ऑफ आवर कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं। ठीक है। लेकिन आर यू अवेयर कि इस तरह की जो क्लाउड सीडिंग होती है और उससे जो बारिश कराई जाती है, इफ यू हैव गॉन थ्रू सम एक्सपीरियंस या फिर कुछ ऐसी नो सामने आ आई चुकी? हैव वेरी लिमिटेड आइडिया अबाउट टॉक्सिक। दुनिया में ऐसी कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी कि आर्टिफिशियल उससे रेन कराई जाए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? वाई हियर इन इंडिया? अगेन बिकॉज द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज सो बिग। जी। इतना तो ज्यादा ये पॉपुलेशन पूरा जो है, इतना कॉन्सेप्ट है ये भारत सरकार का ही एक जो है एक कॉन्सेप्ट लाया गया है भारत सरकार की तरफ। दुनिया में पहली बार ऐसा होगा, भारत में ऐसा होगा बल्कि, कि यहाँ पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैव ट्राइड टू गो इन फॉर दिस मेजर बिकॉज दे फील कि हम और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जी। किसी भी तरीके से हम कंप्लायंस नहीं ला पा रहे हैं, किसी भी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी का माइंडसेट जो है वो हमको फेवर नहीं कर रहा है। सोसाइटी वांट्स टू शो ऑफ, दे वांट टू यू नो pollute by using maximum amount of fireworks, and people are not following rules, the people are not following court orders even। तो फिर भैया क्लाउड सीडिंग ही करो, किसी तरीके से तो राहत मिले जनता को। बट ये है कि अगेन वो इट इज नॉट अ वेरी परमानेंट मेजर कि वो एक बारी क्लाउड सीडिंग करके बारिश करा देंगे तो पूरे साल भर के लिए आपका
प्रॉब्लम खत्म हो गया, वो नहीं हो तो पाया। सर्दी के जो 3-4 महीने आते हैं भारत में, उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिनों के लिए प्रदूषण पर लगाम लगा सकते हैं, लेकिन बाकी दिन तो वही जहरीली हवा जो है वो सांस लेने पर उसके लिए बिल्कुल मजबूर होना बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। एक ब्रेक लेती हूँ मैं बिल्कुल। सर, एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक का इशारा ठीक। हो रहा है, तो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और सवाल हैं कि ऐसे में भारत की तमाम ऐसी संस्थाएं, एजेंसीज क्या कर रही हैं जिनका काम ही प्रदूषण पर लगाम लगाना है। सरकारें भी इससे समय समय पर जो है हिसाब लेती रहती हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। तो अगर इतनी असहाय स्थिति है तो क्या अब इसके लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाए जाने की जरूरत है, और ऐसी कोई सुगबुगाहट जो नजर नहीं आती है? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ अजीत चक लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, समझना चाहती हूँ कि ऐसे में ये जो ऐसा लग रहा है कि सीपीसीबी, मैं उसकी भी बात करना चाहती हूँ, जो कि सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी जो जवाबदेही है जनता के प्रति जो होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आती है। अजीत सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी वॉइस बहुत वो हो गई है, वेरी सॉफ्ट, आई कांट हियर। ओके सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जी इसके काम को लेकर आप क्या संतुष्ट हैं? ये वही काम कर रही है जो वो कर सकती है? देखिए, सीपीसीबी का काम तो पोल्यूशन मॉनिटरिंग है। हम्म। अब क्या सीपीसीबी को आप पुलिस रेस करने का पावर देंगे कि अगर 10 बजे के बाद कोई पटाखे चला रहा है तो मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ या फाइन कर सकता हूँ? ऐसा तो हम्म। पावर आपने उनको दिया नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? हम्म। इट इज लाइक अ राइफल विदाउट अ बुलेट। दे कैन फायर ब्लैंक्स, दे हम्म। कैन इशू वार्निंग्स, दे कैन टेल पीपल कि हाँ पोल्यूशन लेवल क्या है, हम्म। बट क्या वो एक्शन ले सकते हैं? अगर अजीत चक आज बैठ के हम्म। जहां पे फायर क्रैकर्स उतने दाग दें कि उनका पड़ोसी बीमार हो जाए, तो मेरे ऊपर कौन सी ऐसी वो एजेंसी है जो एक्शन ले सकती है? हम्म। इनफैक्ट अगर मेरा पड़ोसी का बच्चा एस्थमेटिक है और मैंने खूब यहाँ पटाखे दागे और वो बच्चा कल हॉस्पिटलाइज हो गया जी। मेरी वजह से, मेरे एक्शन की वजह से, तो आज की तारीख में मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ बिल्कुल लीगली प्रोसीड नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं। अगर कानून है भी करने का तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको 25 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा हम्म। फॉर गेटिंग हिज ग्रीवांसेस रिड्रेस्ड। हम्म। तो सीपीसीबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन गिव यू वार्निंग, दैट कैन गिव यू इंडिकेशन कि हम्म। ये क्या हो रहा है, ये पोल्यूशन लेवल कहाँ तक पहुंच गया। इट कैन गिव सजेशंस। इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जी। हैज बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल। जी। दैट इज द प्रॉब्लम। जी। अजीत सर, फिर आप इसके रूट कॉज में सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये तो होगा ही क्योंकि पॉल्यूशन जो है भारत की ये विस्फोटक स्थिति में है, हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हैं, लेकिन फिर हम बात चीन की कर लेते हैं। चीन ने कैसे अपनी सबसे बड़ी आबादी के बावजूद अपनी हवा को स्वच्छ बनाने की कोशिश की और वो सफल भी रहा? अब देखिए, प्रॉब्लम अगेन ना, एक तो मंशा, हम्म। जनता में मंशा होनी चाहिए खुद कि हम अपने आप को सेफ रखेंगे पोल्यूशन से। हम्म। वो मंशा हमारी जनता में नहीं है, हम्म। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही फर्क है। दूसरी चीज, चाइना में, चीन में तो वो जो चाहे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम्म। बहुत हार्श एक्शन भी ले सकते हैं, वो आपको आगे पेनल्टी भी लगा सकते हैं, हम्म। आपको कोई भी सजा चाहे दे सकते हैं। हम्म। हमारे देश में सरकार को छींके आ जाती हैं पेनल्टी लगाने में, सजा देने में। हम्म। हाँ, एक चीज है, यहाँ सबसे इजी चीज है चालान करना। तो कम से कम चालान ही करवा दो यार लोगों का, जो फायर क्रैकर्स दाग रहे हैं 10 बजे के बाद, उनके मोबाइल फोन पे ई चालान तो आ जाना चाहिए। जब जैसे हम ट्रैफिक
वायलेशन कोई करते हैं, रेड लाइट शूट करते हैं हम्म या कोई ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो हम्म हमारे पास एक ई चालान मोबाइल पे आ जाता है, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का आ जाता है। हम्म। कम से कम एक पुलिस पेट्रोल या सिविल गार्ड या कुछ तो जाए और देखे किस घर से पटाखे लग रहे हैं 10 बजे रात के बाद, और उनका चालान करे। उनके पास एक ई चालान तो आए। कितने ई चालान हमारी सरकार ने इशू किए दिवाली पे। जी जी बिल्कुल। मैं थोड़ा किसानों की बात कर लेना चाहती हूँ। हर बार ये आरोप जी लगाया जाता है, खास करके दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए, कि उत्तर प्रदेश के किसानों की वजह से राजस्थान और पंजाब हरियाणा के किसानों की वजह से दिल्ली प्रदूषित होती रहती है। क्या किसानों की ये जो पराली की समस्या है, ये क्रैकर्स से बड़ी समस्या है? क्योंकि क्रैकर्स तो कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए जलाए फोड़े जाते हैं, लेकिन किसानों की पराली एक इससे भी बड़ी जो है समस्या है, जिसका समाधान सरकारें नहीं ढूंढ पाई हैं। देखिए, पराली जलाना, जैसे एग्रीकल्चरल रेजिड्यू जिसको कहते हैं, जो जलाने की बात है, ये तो आज से नहीं हो रहा है, तो पिछले 100 साल से हो रहा है। जी। दूसरी चीज ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं, जैसे क्रॉपिंग सीजन, हम्म हार्वेस्ट का सीजन भी थोड़ा बदला है, हम्म। जिसकी वजह से जब पराली जलाई जाती है उस समय थोड़ा वेदर कोल्ड भी होने लगता है, जिसकी वजह से एक चीज होती है जिसको कहते हैं इन्वर्जन, जी। कि वो पोल्यूशन ज्यादा राइज नहीं कर पाता है, वो लोअर लेवल पे ही रह जाता है। हम्म। वो एक चीज है। तीसरी चीज ये है कि अगर पराली इटसेल्फ ही बहुत बड़ा इशू था, कि पराली की वजह से ही सारा पोल्यूशन आ रहा है दिल्ली तक, जी। तो पंजाब के शहरों में भी बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन होने चाहिए थे। हम्म जहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो जहां पराली जल रही है, लोकल लेवल पे भी बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन चाहिए, हम्म। जितना बिल्कुल। दिल्ली में। तो इट जी। इज नॉट जस्ट कि पराली जलाने से या किसान की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के और भी कारण है, वेहिकुलर एमिशंस भी पोल्यूशन के कारण पर है। सर, यहाँ पे फिर डस्ट। बात आ जाती है कि किसानों पर तो फाइन लगना शुरू हो चुका है। अगर वो पराली जलाते पकड़े जाते हैं तो फिर उनको जी, पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, उन पर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, तो फिर क्रैकर्स पर क्यों नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं जी। कि आज तक आपने एक आए तो दिल्ली गवर्नमेंट सामने आए या यूपी की गवर्नमेंट सामने आए और बताया भैया कितने लोग उनने चालान किए जो 10 बजे रात के बाद फायर क्रैकर्स चला रहे थे। जी बिल्कुल। एंड मेन चीज ये है, एयर पोल्यूशन में प्रिवेंशन हम्म। इज मोर इम्पोर्टेंट देन पनिशमेंट। और ये आपने जो सबसे शुरुआत में बात कही थी डस्ट को लेकर, जो डस्ट है भारत की हवा में, अलग अलग शहरों में, गांवों में, छोटे कस्बों में ये जो डस्ट की समस्या है, जो धूल के जो पार्टिकल्स की समस्या है, क्योंकि गाड़ियां उतनी ही बहुतायत संख्या में है, मेट्रोज का जो है उनका इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो सड़क पे गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो डस्ट कंट्रोल है, इसके लिए कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डस्ट कंट्रोल का तो सबसे पहला सुझाव तो यही है कि जैसे आपके फुटपाथ्स हैं, हम्म वो जो सड़क पे के बॉर्डर पे फुटपाथ होते हैं वो कच्चे नहीं होने चाहिए, दे शुड बी पेव्ड। हम्म अगर कच्चे होंगे तो वहां से डस्ट उड़ उड़ के सड़क पे आएगा, और सड़क की जो डस्ट होगी वो टायर्स के थ्रू विल बी डिस्पर्स्ड इनटू द एयर, और वो पार्टिकुलेट मैटर में शामिल हो जाएगी जो आपके एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो दी स्टडीज हैव टू बी डन। ये टाउन प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है, हम्म और ये सारी चीजें हमारे देश में नहीं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है, वहां ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं डस्ट कंट्रोल के लिए। हम्म। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इस पे काम होता है। ग्रीनरी का भी एक रोल होता है, ट्री प्लांटेशन का भी एक रोल होता है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जी। मगर इस पे तो हमारे वहाँ कोई चर्चा ही नहीं होती है। हमारे वहाँ चर्चा तो केवल वेहिकुलर पोल्यूशन पे होती है, फायर हम्म क्रैकर्स पे होती है, इंडस्ट्रियल एमिशंस पे होती है। हम्म। ये बट चीज आपको है। लगता है कि सबसे ज्यादा जो है डस्ट कंट्रोल पर ध्यान दिया जाना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरी तरीके से दिल्ली को रिकंसेप्चुअलाइज किया जाए, पूरी दिल्ली का
पोल्यूशन प्लान जो है उसको रिकंसेप्चुलाइज किया जाए डस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। लखनऊ के लिए कुछ आपका सजेशन? लखनऊ देखिए नवाबों का शहर है, नवाबों को असर नहीं पड़ता है एयर पोल्यूशन कितना है और एयर पोल्यूशन कितना कम है या ज्यादा है। तो ये वो नवाब क्या सत्ता में लखनऊ भी में बैठे हुए हैं? सोशल अवेयरनेस इसकी ज्यादा है नहीं, सत्ता वेरी में भी फ्रैंकली। ये नवाब क्या सत्ता में भी बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं क्योंकि जैसा वो पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व जो कहते हैं ना, कि मगर अगर आप उसको इतने डिफेंसिव हो जाएंगे और कहेंगे नहीं साहब फायर क्रैकर्स तो दिवाली के सेलिब्रेशन का एक अहम पार्ट है, उसको टच नहीं करना चाहिए, उससे एयर पोल्यूशन होता ही नहीं है, हम्म। तो फिर अगर ये माइंडसेट लेके चलेंगे तो देन यू विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर नहीं, पोल्यूशन। फिर तो भारत के मार्केट में एयर प्योरीफायर का बिजनेस जो है वो काफी राइज करने लगेगा। एक टिप्पणी में एयर प्योरीफायर का जो अब ये बिजनेस है ये कितना ब्लूम करने वाला है भारत में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए समस्या नहीं, समस्या के लिए जो मशीन के इन्वेंशन उस तरफ जो है सरकारों का ध्यान या फिर बिजनेस मार्केट का ध्यान ज्यादा है। जी देखिए देयर इज वेरेवर द गवर्नमेंट fails to control air pollution, private businessman will always step in जी to create a market for himself. जी एक जमाना था जब यूपी में 6 या 7 घंटे बिजली मिलती थी, बनारस में या अयोध्या में, ऐसे शहरों में उससे ज्यादा बिजली ही नहीं मिलती थी। जी तो जनरेटर सेट्स का और इन्वर्टर्स का खूब बिजनेस था। आज जनरेटर सेट्स का बिजनेस नहीं है क्योंकि आज आपको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती है हर जी जगह। जी तो wherever the government fails to provide a solution, private sector will step in with its own पर सर business. फिर वहां बात आ जाती है कि उन लोगों के लिए तो एयर प्योरीफायर है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने का ही जरिया मिलता है, संसाधन उपलब्ध होते हैं, वो क्या एयर प्योरीफायर के लिए जो है अपना बजट बना सकते हैं? ऐसे में सरकारों का रोल जो देखिए है बहुत इम्पोर्टेंट हो यही जाता तो है। विडंबना है ना, जी जो रईस इंसान खूब सारे पटाखे दाग के एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, वही रईस इंसान पैसा लगा के एयर प्योरीफायर खरीद के अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। हम्म सफर कौन करेगा? वो गरीब आदमी जो एक्चुअली वोट देता है गवर्नमेंट को और पावर में लाता है। तो गवर्नमेंट को तो अपने वोटर के साथ भी कुछ वफादारी जस्टिस करना दिखानी चाहिए। चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बातचीत एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं अजीत सर, आपने वक्त दिया उस स्ट्रेट रॉक के प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमने अजीत सर के साथ बातचीत में ये जो समझने की कोशिश की है कि भारत की अवस्था क्या है, भारत के नागरिकों की अवस्था क्या है। वो जो गरीब है वो उस अमीर के छोड़े हुए पटाखे, उससे जो निकला हुआ धुआं है वो इनहेल करने पर मजबूर है, और वो अमीर जो हज़ारों रुपए क्रैकर्स फोड़ने में लुटा रहा है वो अपने लिए एयर प्योरीफायर खरीद कर ला रहा है। सरकार को सोचना होगा कि वो नीति का निर्धारण किसके लिए कर रही है। आप क्या सोचते हैं? हम तक लिखकर पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।